नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हमारे वीडियो का लाभ आपके इष्ट मित्र और आपके जानने वाले ले सकें। महासंग्राम में बदल चुकी लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार रैलियां, बैठकें, सम्मेलन और जनसभाएं कर रही हैं। एक तरफ जहां पार्टियां सीटें और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिग्गजों पर सस्पेंस बना हुआ है। इन दिग्गजों का चुनाव लड़ना तो तय है, लेकिन यह तय नहीं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक द दस्तक 24 लगातार कवरेज कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र प्रसाद साकी से बात करने और चुनाव को लेकर वार्ता की। आप देखें इस बार। अब आइए हम चलते हैं सर के घर के अंदर। अभी बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। आपका इंटरव्यू लेने आया हूं दस्तक 24 से। स्वागत है, आपका स्वागत है। और दस्तक 24 के सभी दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आज की मुलाकात में सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र साकी जी हैं। राजनीति का दौर चल रहा है, या यूं कहें राजनीति का बाज़ार गर्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये हमारा पहला इंटरव्यू है सम्यक पार्टी के साथ। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, प्रशासन के बाद आप राजनीति में फिट महसूस कर रहे हैं या नहीं? देखिए, पिछले इंटरव्यू में भी मैंने दस्तक 24 को बताया था कि राजनीति और प्रशासन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि राजनीति में आपको कार्य करने का स्कोप बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है, सीमा आपकी बड़ी है। तो उस बड़ी सीमा में आप अपनी विचार रख सकते हैं। आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं, अपना एजेंडा तय कर सकते हैं। एजेंडा के अनुसार आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। तो ये बड़ा फलक है, उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। चुनावी घोषणा के अनुसार सर हमें 23 मई को देश का नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। आप सर बताइए कि वर्तमान दृष्टिकोण को देखते हुए कि वास्तविक मुद्दे देश के लिए क्या होने चाहिए, क्योंकि पहले भी भाजपा या यूं कहें कांग्रेस ने जो मुद्दे बताए थे जनता के लिए, क्या उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है या नहीं उतरी है, और वास्तविक मूलभूत लोगों के लिए क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, संवैधानिक दृष्टि से हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम चुनते हैं लोकसभा के प्रत्याशी। और लोकसभा के मेंबर मिल करके अपना नेता चुनते हैं और उनका चुना हुआ नेता ही देश का प्रधानमंत्री होता है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है और संवैधानिक बात भी नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कर रहे हैं। तो 23 तारीख का जो चुनाव हो रहा है वो वास्तव में जो 23 मई तक जिसका समाप्ति होगी, वो हम लोकसभा के अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं और लोकसभा के लोग मिल करके प्रधानमंत्री चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल देखा गया और उनके घोषणा पत्र के जो भी वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। और जो आम जनता की समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये जो समस्याएं, इनका कायदे से हल नहीं हो पाया। और मैं समझता हूं कि जो पार्टी इसको हल करने का आश्वासन दे और हल करने में सक्षम हो, उसके ही मेंबर अधिक से अधिक लोकसभा में पहुंचने चाहिए। सर, लोकतंत्र में आम जनता के लिए राजनीतिक पार्टियां वोट के रूप में ही इस्तेमाल करती हैं, या यूं कहें वास्तविक तौर पर आम जनता का वोट एक हथियार है। आप भी एक राजनेता हो गए हैं, आखिर जनता किन आधारों पर पार्टियों को वोट दे? देखिए, ऐसा है कि देश के मालिक तो जनता है और लोकतंत्र की भी मालिक जनता है।
और 5 साल बाद जनता को समीक्षा करने का अवसर भी मिलता है कि जिसको उन्होंने चुनकर भेजा था या जिस दल को उन्होंने बहुमत प्रदान किया था पूरे देश की जनता ने मिलकर के कि वो अपने उम्मीद और आश्वासन पर खरे उतरे हैं कि नहीं। तो देखिए, मालिक तो जनता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश में धन का इतना प्रयोग हो रहा है और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जो कि वास्तव में देश में मुद्दे नहीं होने चाहिए, उनको मुद्दा बना करके जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सीमा पर तनाव, पाकिस्तान को गाली दे करके या और आतंकवाद के मुद्दे, ये बहुत बड़े मुद्दे इस देश के लिए नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस देश में व्यापक अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोज़गार है, किसानों की दशा है, नौजवानों की दशा है। तो देश का जो बुनियादी संरचना है उसको ठीक करने के मुद्दे देश में धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं और भावनात्मक मुद्दों पर, गाय के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर, सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर और इस तरह के जो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं है। ये तो कहा जा सकता है कि अगर देश रहेगा तभी हम सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो भाई देश को कब तक आप सुरक्षित कर पाओगे आप? सर आपने अभी भ्रष्टाचार की बात कही। अनाप शनाप पैसा राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है, प्रत्याशी करोड़ों रुपए देकर अपनी टिकट खरीदते हैं। ऐसा कौन सा पैमाना है या ऐसा कौन सा मानक है जिससे पता चले कि सर इस प्रत्याशी ने पैसे देकर सीट नहीं खरीदी है? ऐसा कोई पैमाना आपके पास है या किसी सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम है क्या? देखिए, ऐसा है, जनता के सामने सब कुछ खुला खेल है, सब जनता जानती है और कौन पैसा देकर टिकट खरीद कर आया है, कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है चुनाव जीतने के लिए, जनता सब जानती है। लेकिन समस्या है कि उसके समक्ष कोई कायदे का विकल्प इस देश में नहीं है, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब अंधाधुंध बहुत पैसा खर्च करती हैं और चुनाव आयोग की हालांकि सीमा भी है चुनाव के खर्चे की, लेकिन सभी जानते हैं कि उस चुनाव खर्चे में कोई चुनाव लड़ता नहीं है और कम से कम पार्लियामेंट में भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और टिकट लेने में भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि ऐसा कोई तंत्र तो फिलहाल नहीं है कि इसको रोका जा सके इस देश में। अभी सर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, आप बताइए सर क्या यह गठबंधन सफल हो पाएगा या नहीं? भाजपा को कहां तक इसका नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि अगर पिछले लोकसभा का वोट या विधानसभा का वोट जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से दोनों का वोट मिल करके ज़्यादा हो जाता है। तो उनके पास वोट है, जनमत है उनके पक्ष में, तो इसका नुकसान तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा। लेकिन अब कितना होगा ये बीजेपी की रणनीति पर निर्भर करेगा। कांग्रेस भी उभर करके आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस की भी रणनीति पर निर्भर करेगा और सबसे बढ़कर के ये निर्भर करेगा आम जनता पर। वोटिंग मशीन को लेकर भी सर सवाल उठते रहे हैं और कई बड़े नेताओं ने भी इस पर सवाल किए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी कई आरोप लगाए हैं। क्या आप मानते हैं वोटिंग मशीन में सुधार की आवश्यकता है? देखिए, हम तो खुद सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में हम चुनाव करा चुके हैं एज एडीएम कई ज़िलों में। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी है, लेकिन इधर जिस प्रकार से सूचनाएं मिल रही हैं, जिस प्रकार आरोप सर निराधार माने जाएं। देखिए, अब निराधार और मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मशीन के वर्तमान वर्किंग से परिचित नहीं हूँ, न मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं न आईआईटी का कोई ग्रेजुएट हूँ और न मैं इधर संचालित किया हूँ, इसलिए इस समय मैं कोई उसके बारे में अपना स्पष्ट राय नहीं दे सकता। लेकिन इस देश में बड़े बड़े तकनीकी विद हैं, आईआईटी किए हैं, तमाम विदेशों से पढ़कर आए हैं, कंप्यूटर में महारत हासिल है और इस ढंग से दूर टेलीकम्युनिकेशन में भी उनको महारत हासिल है। तो ये लोग अगर ऐसा है तो करके दिखाना चाहिए, उसको स्पष्ट करना चाहिए ना आम जनता के सामने।
अगर ये है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर नहीं है तो ये जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं ये तो लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं ना। अच्छा सर, ये बताइए अभी नोटा का जो विकल्प आया हुआ है, क्या नोटा का जो विकल्प सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है, नोटा का विकल्प तो इसलिए रखा गया था कि जनता इन लोगों में से किसी को नहीं चाहती है। और सही चीज़ तो ये है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को असहमति का अधिकार होना चाहिए। तो ये असहमति का अधिकार है और उसी असहमति के अधिकार के के कारण ये नोटा का प्राविधान लाया गया है। तो लोग जिसको अगर कोई कैंडिडेट नहीं चाहते तो नोटा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर हथियार नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे कैंडिडेट को जनता ने रिजेक्ट कर दिए हों, अस्वीकार कर दिए हों कि भाई हमारे दृष्टि में कोई भी आदमी हमारा जनप्रतिनिधि होने लायक नहीं है। तो कोई न कोई जनप्रतिनिधि जब चुना जा रहा है तो नोटा में 10-20 हज़ार वोट पड़ भी गए, 1000-2000 वोट, तो वो बहुत ज़्यादा माने नहीं रखता, लेकिन एक प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक प्राविधान किया गया है कि भाई आप अपनी सहमत भी व्यक्त कर सकते हैं। अनाप शनाप सर पैसा बहाया जाता है चुनाव में, आप मानते हैं चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है या नहीं? देखिए ऐसा है कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार न चुनाव आयोग कर सकता है न हमारा तंत्र कर सकता है, ये देश की जनता ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार कर सकती है। आखिर ये लोग जो पैसा बांटते हैं किसी न किसी व्यक्ति को बांटते हैं ना, किसी किसी परिवार को बांटते हैं, वोटर को बांटते हैं, तो ये वोटर को तय करना पड़ेगा कि वे पैसे लेकर के या लोभ लालच में अपना मत देंगे, या ये जो मत जिसका कि कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, इसको लोकतंत्र अपने विकास के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के पक्ष में, और जो पार्टी इस देश में खुशहाली लाए, आपस में भाईचारा और एक अच्छा माहौल बनाए प्रेम मोहब्बत का, उनके पक्ष में देना है। अगर ये जनता ही तय कर ले कि हमें भ्रष्ट लोगों को नहीं देना है तो कदाचित तय हो जाए, और समझती है कि सारे कैंडिडेट भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं तो नोटा का विकल्प है। एक बार जनता निर्णय तो ले, सारे को रिजेक्ट करे, और रिजेक्ट करे तो राजनीतिक दल भी मजबूर होंगे अच्छे कैंडिडेट देने को। लेकिन चूंकि जनता ही हमारी आदि धीरे धीरे होती जा रही है और उसका शिकार भी हो रही है, और खुद भ्रष्ट आचरण को जनता प्रोत्साहन भी दे रही है। अगर पैसे लेकर वोट दे रही है तो कहीं ना कहीं तो चिंतन आम जनता को करना पड़ेगा ना, वोटर को करना पड़ेगा। अभी जो सर बजट में 6000 रुपये की जो बात की गई थी किसानों के लिए, आपके हिसाब से, आप चूँकि अधिकारी भी रहे हैं और जनता जानती है अधिकारी देश की छवि होता है, देश की जो छवि होती है वो अधिकारी ही बनाते हैं, तो आप क्या मानते हैं 6000 रुपये जनता के लिए काफ़ी हैं या यह भाजपा की वोट बैंक की राजनीति है? देखिए ऐसा है कि किसानों को 6000 रुपये देना कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं है। इस देश की समस्या का बुनियादी समाधान ये था कि किसान के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती, चाहे मेडिकल करता हो, चाहे इंजीनियरिंग करता, चाहे जितना पढ़ता। अमेरिका में पढ़ने जाता तब भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले। वो बीमार हो जाए तो उसकी निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा हो। उसका लड़का अगर पढ़ लिख ले तो ईमानदारी से नौकरी दी जाए, और समाज में भाईचारा बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहे। अगर वो कहीं जाता है तो उसकी बात सुनी जाए, थाने में बात सुनी जाए, एसडीएम बात सुने, कलेक्टर बात सुने, और उसको खाद, बीज, पानी, बिजली सबका उचित प्रबंध हो, और जब उसका उत्पादन हो जाए तो कायदे से बिके, गुणवत्ता पूर्ण ढंग से मतलब ये सारी चीज़ें स्कीमें लागू हो। ये स्कीम न लागू करके आप सिर्फ 6000 की मदद दे रहे हैं, तो ये तो किसानों को एक ढंग से भीख देने के बराबर हो गया। तो किसानों को भीख नहीं चाहिए, उनको उनका सशक्तिकरण चाहिए। किसानों की जो आम समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। हम सर आज देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। लखनऊ में सर आयकर ने कई छापे मारे। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी की प्रक्रिया के बाद ये नोट अमीरों का सेट हुआ या गरीबों को फ़ायदा हुआ? आप बताइए सर, फिर ये छापे क्यों?
आखिर अभी तक नोटबंदी में लोग नहीं पकड़े गए। रिसर्च बताती है गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये छापे क्यों? भाई इस देश में जो भ्रष्टाचार है वही ब्लैक मनी जनरेट करता है। ब्लैक मनी आती कहाँ से? भ्रष्टाचार से आती है। और जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा ब्लैक मनी पैदा होती रहेगी और इसको आप नहीं रोक पाएंगे। तो मूल चीज़ ये है कि आप भ्रष्टाचार रोकिए ना, ऊपर से नीचे तक। अकेले ब्लैक मनी कहाँ से आ रही? करोड़ों की। और जब करोड़ों की ब्लैक मनी जनरेट होगी तो इस ढंग से छिटपुट छापे पड़ते रहेंगे और इन छिटपुट छापों से कोई इसका समाधान भी नहीं है। मुख्य चीज़ है कि भ्रष्टाचार रुके तब ब्लैक मनी रुके। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जनपद ODF मुक्त कर दिए हैं। मेरा एक प्रोग्राम चलता है मिशन ग्राम सभा, जिसके तहत हम लोग गाँवों की पड़ताल करते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि गाँव में नीचे तबके तक विकास पहुँचा या नहीं पहुँचा है। लेकिन हमारी रिसर्च में यही आता है कि वास्तविक में गरीब तबके के पास ये विकास की जो चाबी है या विकास की जो धारा है वह नहीं पहुंचती है। आम जनता आरोप लगाती है, बहुत से काम जो होते हैं प्रधान आम आदमियों को नहीं बताते हैं। पड़ताल में हमें ये देखने को मिलता है कि जहां 12,000 रुपये शौचालय के मिलते हैं, 6,000 रुपये में शौचालय बना के तैयार कर दिया जाता है, 2 फुट का गड्ढा बनाया जाता है। प्रशासन के पास या सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भ्रष्टाचार की हम अच्छे ढंग से जाँच पड़ताल कर सकें, उन पर कार्रवाई कर सकें। देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छ शौचालय बना रही है, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जनता सक्षम होती, आर्थिक रूप से पढ़ी लिखी होती, जागरूक होती, शिक्षित होती, तो इन सब स्कीम की ज़रूरत भी नहीं है। कहीं विदेशों में जाकर देखिए, जो विकसित देश हैं उसमें क्या शौचालय बनाने के लिए सरकारें मदद करती हैं या प्रेरणा देती हैं? स्वतः लोग प्रेरित होकर करते हैं। ये एक आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता है, महिलाओं के गरिमा के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ आप देश को अशिक्षित रख रहे हैं, गरीब रख रहे हैं, विपन्न रख रहे हैं, रोज़गार की व्यवस्था नहीं, किसानों की दशा खराब है, नौजवानों की दशा खराब है, और दूसरी छोटी छोटी स्कीम से आप सोच रहे हैं कि देश बना लेंगे। भाई स्वच्छता एक बहुत एक संपूर्ण एक अवधारणा है ना। उसमें आदमी के दिमाग में अगर स्वच्छता का भाव भर गया, वो आएगा शिक्षा से। शिक्षा की आप व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, उससे परिवार भी सीमित होता, गांव भी स्वच्छ होता। भाई पढ़े लिखे आदमी अपने आप और आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए। ODF के साथ जो हमने पड़ताल में पाया, ODF के बहुत सारे बोर्ड गांव में लगा दिए हैं, कई काफ़ी पंचायतें ODF मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन वास्तविकता हकीकत ये है कि वहाँ पर शौचालय नहीं बने हैं। क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी के एजेंडे में इन छोटे छोटे मुद्दों पर हम लोग बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं और न अपनी राय देना चाहते हैं। हमारे पार्टी का ये उद्देश्य है कि आप देश की जनता को शिक्षित बनाइए, उसको सक्षम बनाइए, तकनीकी रूप से सक्षम बनाइए, उसकी आर्थिक दशा सही करिए, नौजवानों को ईमानदारी से रोज़गार दीजिए, सरकारी नौकरियां जितनी हैं। और अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो रोज़गार के लिए आप उपयुक्त वातावरण बनाइए इस देश में, किसानों की दशा सुधारिए। अच्छा, लोकसभा में सर बाकी तो वो अपने आप कर लेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हम बुनियादी परिवर्तन करके नागरिकों को, नौजवानों को, किसानों को, सबको सक्षम बनाएं। तो आपको फिर परिवार कल्याण, सफाई के लिए और ये स्वच्छ शौचालय के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। ये तो आदमी की ज़रूरत है, करेगा वो। जी। आपकी पार्टी क्या लोकसभा में चुनाव लड़ेगी? देखिए हमारी पार्टी लोकसभा में चुनाव अगर कैंडिडेट उपलब्ध हो गए तो लड़ेगी, और नहीं तो अभी साल भर ही हुआ हम लोगों को, साल भर में कोई पार्टी नहीं खड़ी होती। और हम लोग पार्टी बहुत बुनियादी तौर पर खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के मुद्दे ऐसे हैं कि हम जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, इनसे हट करके शुद्ध लोकतांत्रिक पार्टी चाहते हैं। जब शुद्ध लोकतांत्रिक आप पार्टी चाहेंगे तो उसको खड़ा करने में समय लगेगा, क्योंकि जहाँ व्यक्ति का अपना हित है, उसके परिवार का हित है, तो वो तो करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी पार्टी खड़ा कर लेगा। जहां आप लोकतांत्रिक पार्टी बनाएंगे, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी बनाएंगे, तो उसको बनाने में आपको समय लगेगा। सर, आप समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो वो भी बोलते थे कि हम समाजवाद और वंशवाद को हटाकर हम इस सिस्टम में आएंगे, राजनीति में आएंगे, और वही एजेंडा आपकी पार्टी का भी है, जातिवाद को हम नहीं मानेंगे, वंशवाद को नहीं मानेंगे। आखिर सर पैमाना क्या होगा? जनता कैसे मानेगी कि सर आपकी पार्टी की जो छवि है, आपका जो पैमाना है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है? आखिर पब्लिक कैसे आपको विश्वास करेगी? ऐसा है, देखिए बीजेपी को छोड़कर
और किसी पार्टी के संविधान में ही प्राविधान नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीमित कार्यकाल होगा। हमारी पार्टी में ये कर दिया गया 3 साल का ये कार्यकाल होगा, 2 कार्यकाल से अधिक कोई किसी पद पर नहीं रह पाएगा। जब कोई रह ही नहीं पाएगा, संविधान में ही नहीं व्यवस्था है, तो आपको ये तो 3 साल या 6 साल में ही परीक्षण हो जाएगा ना, बहुत लंबा परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं आपको आवश्यकता रहेगी। दूसरे ये कि हमारी पार्टी में ये भी प्राविधान कर दिया गया है कि जब कोई किसी पद से हटेगा तो उसके परिवार का उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ये भारत में सिर्फ बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के संविधान में प्राविधान ही नहीं है। जब संविधान में प्राविधान नहीं है तो अपना परिवारवाद और वंशवाद चला रहा है, और एक ही नारा है कि जिसको जनता चाह रही है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जनता के चाहने से थोड़ी होता है। अगर आपको लोकतंत्र स्थापित करना है तो कुछ आपको भी तो चाहना चाहिए कि सब जनता ही चाहेगी, क्योंकि जनता का ओपिनियन, विचारधारा नेता लोग बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। नहीं तो बड़े बड़े लीडरों की ज़रूरत इस देश में न, गांधी, नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और तमाम ऐसे जो बड़े बड़े नेता हो, इनकी ज़रूरत न पड़ती अगर जनता ही निर्णय ले लेती। तो जनता की इच्छा से पार्टी नहीं चलती। पार्टी का रीति नीति नेता निर्धारित करता है, लीडर निर्धारित करता है, और वही राजनीति के में दृष्टि और दिशा तय करते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं ना कि भाई क्या करें, जनता ने चुन लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे जनता ने चुन लिया तो आप मत बनिए ना, मत बनिए आप। तो या यूँ कहें सर, हम माने कि विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगली? देखिए, हमारी तैयारी मूलतः विधानसभा के लिए 22 की तैयारी हो रही है, और लोकसभा में भी हम ऐसे ताकतों को मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी अभी फैसला लेगी और ऐसे लोगों के पक्ष में लेगी जिनसे लगेगा कि इस देश में लोकतंत्र, इस देश में समाजवाद, इस देश में धर्मनिरपेक्षता, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के मुद्दे हमारे सुरक्षित रहेंगे, और वो उन मुद्दों पर वो कार्य करेंगे, और उनके हाथ में कायदे से विकास होगा, भाईचारा बनेगा। ये विविधतावादी देश है, बहुलतावादी देश है, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषा और तमाम तरह की। अगर गठबंधन सर आपको मौका दे तो गठबंधन के साथ आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं गठबंधन के साथ इसलिए नहीं जाना चाहता कि देखिए, अगर बीजेपी से हम लोग वैचारिक रूप से सहमत नहीं हैं, उनके अंदर लोकतंत्र है, उनका संगठन बहुत अच्छा है। मैं कई बार तारीफ़ भी कर चुका हूँ। मैं तारीफ़ करता हूँ कि देश में एक ही लोकतांत्रिक पार्टी है, चाहे सीमित लोकतंत्र ही हो, लेकिन है लोकतंत्र, बीजेपी में है। लेकिन बीजेपी की विचारधारा से हम लोग मुतमईन नहीं हैं। और दूसरी तरफ ये परिवारवादी और जातिवादी, वंशवादी पार्टियां हैं, तो इनके साथ मेरे जाने का कोई सवाल नहीं है। शुरुआत में सर आपकी पार्टी ने कोई बड़ा कैंपेन किया है? देखिए, ऐसा है कि बड़े कैंपेन के लिए धन चाहिए जी, और हम लोगों की पार्टी के पास धन नहीं है। हम लोग धनबल नहीं बल्कि जनबल, जनबल और विचारधारा, लोगों के दृष्टि को मतलब सोच को हम लोग परिवर्तित करके करेंगे। बुनियादी परिवर्तन में हमें समय लगेगा। हम गांव-गांव में कैडर कर रहे हैं, छोटे छोटे कैडर कर रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कैडर कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता मिल रहे हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये पार्टी खड़ी होगी। और जो आज राजनीति में एक भौकाली राजनीति हो गई, जिसे आप कहते हैं ना, 20-20 गाड़ियों का काफिला चढ़े, बड़े बड़े मंच लगे, बढ़िया सजावट हो और खूब प्रचार हो, करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को लाया जाए। दुर्भाग्य ये है कि इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है न चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई सिस्टम है। चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव के दौरान पार्टी के खर्चे को देखती है। क्या चुनाव आयोग कभी पूरे 5 साल किसी पार्टी के खर्चे का अनुश्रवण करती है? इनके साथ कितनी गाड़ियाँ खर्च चल रही हैं, कार्यालय का कितना खर्चा है, कितने लोग कार्यालय में रुक रहे हैं, इनकी मीटिंग हो रही है, सभाएँ हो रही हैं, उसमें कहाँ से आ रहा है, प्रकाशन कर रहे हैं, तमाम होर्डिंग बोर्डिंग। अभी देखिए तो करोड़ों की होर्डिंग एक एक ज़िले, एक एक शहर में लग जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये वायु प्रदूषण भी कर रहा है, वातावरण भी अशुद्ध कर रहा है, तमाम होर्डिंग हैं। इस पर कोई नीति बननी चाहिए भाई। नहीं, पार्टियों को वातावरण पर्यावरण को देखते हुए इतना होर्डिंग लगाने की क्या ज़रूरत है? आप प्रदूषण फैला रहे हैं, ये सब कहाँ जाता है? होर्डिंग नष्ट होकर कहाँ जाते हैं? आपकी पार्टी के सर मुद्दे क्या हैं, अगर आप पार्टी स्टैंड करना चाहते हैं कि पार्टी
बेसिक मुद्दे क्या हैं सर पार्टी के? देखिए, हमारे बेसिक मुद्दे यही हैं कि जो आज शिक्षा की दुर्दशा है, गुणवत्तापूर्ण उसमें सुधार करेंगे, और हम गांव के सुदूर गांव में भी वही शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जो दिल्ली, कलकत्ता या लखनऊ में शहरों में अच्छे स्कूलों में उपलब्ध है। हम किसान के बच्चों को सारी शिक्षा मुफ्त दे देंगे। ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, MD जो भी करना चाहे सारी शिक्षा, इवन विदेश भी जाना चाहे सब भी शिक्षा। किसान बीमार होगा, गांव का आदमी बीमार होगा, उसको हम निःशुल्क चिकित्सा देंगे। हम सारे ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा देंगे, बिना जात, बिना किसी धर्म का वो देखते हुए। हम नौकरियां कैसे सृजित हों, व्यवसाय कैसे सृजित हों, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ना। आज गांव का पलायन शहर की ओर हो रहा है, गांव और शहर में बहुत अंतर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ स्लम डेवलप हो रहे हैं, दूसरी तरफ गांव का नौजवान अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके शहर में जा रहा है। आप रोज़गार उसको जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्यों नहीं दे सकते? तो कुछ ऐसा तंत्र विकसित करना पड़ेगा, हमारे देश को सोचना पड़ेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या ये भी समस्या है। आपने सर अभी शिक्षा की बात करी है। हम एक आपको आंकड़ा बताते हैं कि देश में 1 लाख ऐसे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर एक शिक्षक ही है, और अधिकतर प्राइमरी स्कूल अपनी शक्ल पर रो रहे हैं। प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल हैं वो गरीबों के स्कूल माने जाते हैं। इसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है, अगर आपकी पार्टी इस मुद्दे पर किस प्रकार काम करना चाहेगी? देखिए, देश के आंकड़े इतने बड़े हैं, अगर ये बात कहा जाए तो तुरंत लोग देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही क्या क्या कहने शुरू कर देते हैं। जी जी। स्वास्थ्य के आंकड़े ले लीजिए, उसमें भी भारत बहुत पीछे है। एजुकेशन के आंकड़े ले अभी आपने कहा कि 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर हैं। जी जी। ये तो आपने टीचर की बात बताई। अभी अगर सर्वे हो तो हमारे उत्तर प्रदेश के कम से कम 95% ऐसे स्कूल होंगे जहां कोई पढ़ाई नाम की चीज़ ही नहीं है। 95%। बिल्कुल सर। तो हमारे देश में लगता है कि ये सारे मुद्दे राजनेताओं को अब कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनकी समस्या नहीं है ना। नेताजी का लड़का तो पढ़ ही रहा है देहरादून में और इंग्लैंड में, उनकी क्या समस्या है? समस्या आम जनता की है। आम जनता की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपने 1 लाख का आंकड़ा बता दिया, हमारे यहाँ कोई संवेदना नहीं पैदा होती। लेकिन जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश का मैं हाल बताऊं कि अगर ज़िले में एक स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो जाए, एक स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो जाए, और यहाँ 1 लाख में एक टीचर है। कई ऐसे स्कूल होंगे जहाँ एक भी टीचर नहीं होंगे, ऐसे भी होंगे स्कूल। तो वहाँ अगर एक ज़िले में एक स्कूल का रिजल्ट ख़राब हो जाए तो उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है, समिति बैठती है कि अध्यापक में गड़बड़ी है, कि प्रिंसिपल में गड़बड़ी है, कि जो बच्चे आ रहे हैं उनमें गड़बड़ी है, या कोई और समस्या है। फिर उसका समाधान करके अगले साल से पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण वहाँ शुरू हो जाती है। तो हमारे में तो यहाँ तो कुएँ में ही भांग घुली हुई है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये समस्या है ना। जी जी। तो सम्यक पार्टी का ये लक्ष्य रहेगा कि हम जो है पत्तियों को झाड़ फूक नहीं करेंगे, हम तने को सींचेंगे, बुनियाद को सींचेंगे, बुनियाद बनाएंगे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ईमानदारी से नौकरी। जैसे मैंने अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लूँ कि आम जनता क्या सोचती है, आम जनता की जो शासन के प्रति जो छवि है, जिसको परसेप्शन अंग्रेजी में कहते हैं, वही छवि होती है। बाकी आप कहें आंकड़ा दीजिए, प्रमाण दीजिए, तो आंकड़े प्रमाण से सबसे ज़्यादा है कि आम जनता क्या सोचती है, आम जनता आपके बारे में क्या छवि बनाती है। तो पिछले 40 सालों से जो गठबंधन वाले हैं, जी जी, इनके समय में अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत नौकरियां ईमानदारी से मिली, तो आम जनता से प्रश्न आप पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। बेरोजगारों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, वो सर सड़कों पर भटकते रहते हैं। दिल्ली में अगर देखा जाए तो काफ़ी आंदोलन छात्र करता है। आप समझते हैं तकनीकी शिक्षा की भारत को आवश्यकता है? देखिए, शिक्षा का अर्थ नहीं हुआ कि MA BA MSc BSc। शिक्षा का अर्थ हुआ कि आप उसको रोज़गार के लायक सक्षम बनाइए। जी जी। क्योंकि देखो, शिक्षा के लिए ये तो कुछ ही लोगों को चाहिए, लेकिन सारे नौजवानों को कोई ना कोई तो रोज़गार करना है ना। सब राजे महाराजे के घर के तो नहीं है ना कि उनको शौकिया पढ़ाई करनी है। इंग्लैंड से MBA करके आ गए, इंजीनियरिंग करके आ गए, और करना क्या है? MLA का चुनाव लड़ना है, MP का चुनाव लड़ना है। लेकिन सर, शिक्षा का अगर दृष्टिकोण से अगर हम देखा जाए तो हमारे देश में ये हो रहा है कि MBBS के छात्र सिविल सर्विसेज में, IIT के छात्र सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। इवन अगर हम टेट BEd की बात करें तो वो कोई और नौकरियाँ तलाश रहे हैं। MBA वाले लोग मार्केटिंग में जाना चाहिए, लेकिन वो शिक्षा में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो शिक्षा की रूपरेखा जो देश में तैयार की गई है, ये जीरो होती जा रही है?
देखिए ऐसा है, शिक्षा की पूरी प्लानिंग होना चाहिए ना कि किस फील्ड में हमको कितना आदमी चाहिए, हमें कितना IITs की ज़रूरत है, कितना ITI की ज़रूरत है, कितना पॉलिटेक्निक की ज़रूरत है, कितना MBA की ज़रूरत है, कितना मेडिकल ग्रेजुएट की ज़रूरत है, कितना पोस्ट ग्रेजुएट की ज़रूरत, कितना इंजीनियर्स की ज़रूरत है, कितना। अब आप देखिए, पहले होता था कि इंटर या BA करने के बाद परीक्षा होती थी टीचर के लिए सिलेक्शन हो जाता था, BTC करके टीचर बन जाते थे। इन्होंने B.Ed की एक नई परंपरा शुरू कर दी। पहले B.Ed 1 साल शुरू किया, फिर B.Ed 2 साल शुरू किया, फिर B.Ed 3 साल, अब सुनते हैं B.Ed 4 साल करने जा रहे हैं। तो ये तो जो गरीब घर का लड़का है वो तो मर जाएगा बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पिताजी तो कहाँ से लाएंगे 4 साल का पैसा, 1-1 लाख रुपए, 4.5-5 लाख रुपए कहाँ लाएंगे। यहाँ तो तमाम 70% 80% किसान तो है कि पूरी ज़मीन भी बेच दें तब भी 5 लाख रुपए नहीं इकट्ठा कर सकते। फिर घर में एक ही लड़का थोड़ी है। सर, मार्च का महीना शुरू हो गया है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे देश में सूखा की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। कल ही की बात है कि लातूर में 3 किसान भाइयों ने आत्महत्या की, कारण उनका कर्ज रहा। तो पर्यावरण के लिए आपकी क्या राय है, क्योंकि आप प्रशासन में भी रहे हैं और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति रहे हैं, तो पर्यावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई फ़ायदेमंद हो सकें, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती का भी एक मुद्दा आया हुआ है और रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल खेती में होता है। तो किसान भाइयों के लिए सर आपकी पार्टी में क्या मुद्दे हैं, किसानों के लिए आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी? देखिए, जैसा हमने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। जी। और प्राथमिकता का ये अर्थ हुआ कि किसान को खाद, बीज, पानी, बिजली, जी। ये या तो एकदम कम दाम पर या मुफ्त में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, अब जहाँ जहाँ वाटर लेवल कम होता जा रहा है या पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, आप ये भी तो कर सकते थे। बहुत दिन से स्कीम है कि उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ा जाए। और देखिए, देश में पानी की कमी नहीं है, यहाँ मानसून अच्छा खासा हो जाता है। 1 आध साल भले फेल हो जाए लेकिन मानसून है, भारत में बरसात बहुत है, नदियों में पानी भी होता है, लेकिन उनका प्रबंधन नहीं ठीक है। जी। अगर आप ये देखें कि इजराइल जैसा देश जिसके यहाँ बहुत कम बरसात होती है, इंडिया से बहुत कम बरसात होती है, वो अपने थोड़े से पानी को मैनेज करके अपना काम चला लेते हैं। हमारे यहाँ ढेर सारी बरसात भी हो रही है, लेकिन जो उसका प्रबंधन होना चाहिए, चाहे किसान प्रबंधन करे, उसका भी ट्रेनिंग कायदे से नहीं है, चाहे सरकार प्रबंधन करे, चाहे हमारा सामुदायिक प्रबंधन हो, जैसे ब्लॉक है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, उनके तालाब होने चाहिए, तालाब खुदवाएं, मेंटेन करें, बरसात का पानी उसमें जाए, जलस्तर भी सही हो। तो देखिए, एक बहुत बड़े बदलाव का और बहुत बड़े प्राथमिकता चेंज करने की ज़रूरत है। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकताएं ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग गुड़ गाएंगे, हमने जो है एक्सप्रेसवे बना दिया। अरे 15,000 करोड़ में एक्सप्रेसवे बना दिया, 15,000 करोड़ में कितने किलोमीटर आपकी नहरें बनती। तो आपका मानना है सर एक्सप्रेस वे की आवश्यकता देश को नहीं थी? देखिए, उतनी एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है जितना उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देश को जोड़ने के लिए ज़रूरी है। जी। लेकिन अब हर जगह एक्सप्रेसवे। भाई, जब किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की कमी है। जैसे आप लातूर का इलाका बता रहे हैं, कालाहाड़ी, तमाम ऐसी जगह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में भी सर, उत्तर प्रदेश में भी यही समस्या, उत्तर प्रदेश में जैसे हमारा बुंदेलखंड और जो उसका पूरा इलाका है, तो ये सारे इलाकों में पानी की समस्या है। ज़मीन भी ऐसी है कि उसमें कायदे से उपज भी नहीं हो पाती। लेकिन अगर पानी का प्रबंधन हो जी, तो ज़मीन को बेहतर बनाया जा सकता है। नदी जोड़ो परियोजनाओं का सर आपने जिक्र किया, क्या आप मानते हैं नदी जोड़ परियोजना किसान भाइयों के लिए हितकारी होगी? देखिए, ऐसा है कि हम जैसा कहें ना कि एक्सप्रेसवे भी ज़रूरी है जी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है किसानों की दशा सुधारना। जी हैं, तो आप किसानों की दशा तो सुधारने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में 50% लैंड ही अभी इरिगेटेड है, सिंचित है। यानी 50% ज़मीन इस देश की असिंचित है। और जो सिंचित की भी परिभाषा में है, अब उसके भी अब अगर सर्वे करें तो कहीं नहर का पानी नहीं जा रहा है, कहीं ट्यूबवेल ख़राब है, कहीं कुछ समस्या होगी। तो वो तो सरकारी आंकड़ों में सिंचित हो गया है। हो सकता है ज़मीनी हकीकत ये हो कि उनमें भी कुछ कमी आ जाए। तो अगर ज़मीनी हकीकत में मान लीजिए 10% 15% कमी है, तो इसका अर्थ हुआ इस देश की 60 से 65% ज़मीन सिंचित नहीं है। तो जब सिंचित ज़मीन ही नहीं है तो प्रकृति पर सारी चीज़ें निर्भर हैं। सर, देश में मरता किसान और सीमा पर सही होता जवान, अभी पुलवामा अटैक हुआ,
आपको क्या लगता है कि सर आतंकवादी एक गंभीर समस्या बन गई है देश के लिए, पाकिस्तान को देश को जवाब देना चाहिए या नहीं? देखिए, भारत बहुत मजबूत देश है, यहाँ की सेना भी मजबूत है, यहाँ के अर्धसैनिक बल भी मजबूत हैं, और देश का ऐसा भी वातावरण नहीं है कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद का कोई हो। छिटपुट घटनाएं हो रही हैं और कश्मीर क्षेत्र में हो रही हैं, वहाँ की कुछ स्पेसिफिक समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि आतंकवाद इस देश के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम सक्षम भी हैं, उसको रोक सकते हैं। और आतंकवाद के लिए जो जिम्मेदार परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी सुधार की ज़रूरत है। भाई जैसे पाकिस्तान है, अब तमाम लोग कहते हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि हम भाई पड़ोसी बदल तो नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी से रिश्ते सुधार सकते हैं। जी जी। तो आप रिश्ते सुधारिए। रिश्ते कैसे सुधारेंगे, वो तो शासन सत्ता में केंद्र सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वही तो विचार करेंगे। अब हम यहाँ क्या राय दे दें कि आप कैसे सुधारेंगे? सुधारिए, चाइना से रिश्ते सुधारिए, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारिए। और इन रिश्ते से तनाव के कारण हमारे जो महंगे संसाधन हमारे विकास में खर्च होने चाहिए, वो फालतू चीज़ों में खर्च हो रहे हैं। युद्ध, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज तक इतने युद्ध हुए, इतने लोग मारे गए। युद्ध किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। जी जी। यह है कि युद्ध लड़ना हो तो ठीक है, जहाँ अनिवार्य हो लड़िए, देश की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ना भी जरूरी है, लेकिन बात बात पर युद्ध की भूमिका बनाना और सारे जैसे चैनल सारा जो है मिसाइल फेंकने लगते हैं चैनल से ही, तो ये उद्धोन्माद की भूमिका, युद्ध का जो हिस्टीरिया क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। खजू में मैंने पाया कि आप इतिहास के छात्र रहे हैं, आप अपनी जीवन में ऐसी कोई पुस्तक जिससे ज़्यादा आप प्रेरित रहे हों? देखिए, पुस्तक तो मैं बहुत पढ़ा, इतिहास के बहुत पुस्तकें पढ़ा जी। और मैं समझता हूँ कि अब तक मैंने जितने इतिहास पढ़े जी, भारत के इतिहास को सही ढंग से बहुत कम इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। जी जी। और भारत के इतिहास को भी नए दृष्टि से और नए शोध के बाद उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। जैसे एक बड़ी मूलभूत बात है, मैं कई इतिहासकारों से पूछा कि भाई आप ये बताओ कि ये जो 3% लोगों का लिटरेचर है संस्कृत में जी, ये आम जनता की संस्कृत भाषा भी नहीं रही। जी बिल्कुल। और 3% लोगों के साहित्य से पूरे देश का आप इतिहास लिख रहे हैं। जी जी, तो क्या लिखा जा सकता है? क्या नहीं लिखा जा सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम मनुस्मृति के बारे में बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं जी, तो समस्या यह है कि राज सत्ता ही समाज व्यवस्था को लागू करता है। बिल्कुल सर। और मनुस्मृति अगर इस देश का संविधान था तो लागू कौन करता? जी जी, उसको तो राजा ही लागू करता, सम्राट लागू करता। बिल्कुल सर। तो अगर मनुस्मृति के पोषक सम्राट की बात करिए तो इस देश में 100 साल का शुंग का कार्यकाल है, पुष्यमित्र शुंग और उसके उत्तराधिकारी। जी हाँ। उसको छोड़ करके और हर्षवर्धन तक यानी 7वीं शताब्दी तक, और उधर पाल वंश जी 12वीं शताब्दी के आधे तक यानी 1160 तक, 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जी, एक कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो मनुस्मृति का समर्थक रहा हो। बिल्कुल। तो फिर उसको लागू किसने किया? किसी ने नहीं लागू किया। जैसे गुप्त राजाओं को देखिए तो तमाम गुप्त राजा ऐसे थे जो खुलेआम बौद्ध धर्म के समर्थक थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तमाम ने श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, शंकिसा में तमाम लोगों ने वो बनाए, बौद्ध विहार बनवाए। जी हाँ, कुमारगुप्त। और आप जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। और बड़े बड़े बौद्ध विहार थे, फाहियान ने सारे वर्णन किए हैं। और बौद्ध विहार जो हमारे सार्वजनिक शिक्षा के केंद्र थे, और वो ऐसे केंद्र थे जिसमें देश, वर्ण, जाति किसी का भी कोई विचार नहीं किया जाता था, बल्कि आप आते थे, आपका आईक्यू टेस्ट होता था, आपको प्रवेश दे दिया जाता था। जी जी। तो जब गुप्त काल तक और हर्षवर्धन तक और उधर पाल वंश तक हमारे सारे सम्राट ही ब्राह्मण व्यवस्था के पोषक नहीं रहे, वर्ण व्यवस्था के पोषक नहीं रहे, मनुस्मृति के पोषक नहीं रहे, तो मनुस्मृति लागू किसने किया? जी जी सर।
ये बहुत बड़ा प्रश्न एक सवाल और सर, लोकसभा से संबंधित। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपको क्या लगता है आपकी नज़र में कि सर जो भाजपा का कार्यकाल रहा है 5 साल का, भाजपा उसमें सफल रही है या असफल रही है? कुछ शब्दों में सर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भाजपा ने जो भी आश्वासन दिया था अपने घोषणा पत्र में, जो भी जनता के सामने अपना घोषणा पत्र रखा था, उसको कतई नहीं लागू कर पाई। अब मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए था देश में नहीं हुआ। और देखिए, जो मूल समस्या है शिक्षा की, रोज़गार की, व्यवसाय जनरेट होने की, उद्योग जनरेट होने की, किसानों की दशा सुधरने की, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। और आज भी आप एक गांव का अध्ययन कर लीजिए, इन्होंने क्या किया आपको स्पष्ट हो जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा सर फिर से गर्म होता जा रहा है, क्या भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर सफल हो पाएगी या नहीं? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है तो हम लोगों को संविधान में यकीन है, सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने ढंग से उसका समाधान ढूंढ रहा। आज नहीं तो कल जो भी समाधान होगा, अब समाधान तो कानून की दृष्टि से ही ढूंढा जाएगा ना, किसी के आस्था के आधार पर तो उसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता ना। तो सर आपके हिसाब से सर ये जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है, ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए है? देखिए, ऐसा है कि राजनीति और धर्म जी, ये दोनों चीज़ इस देश में अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है। और जब सेकुलर कंट्री है तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति नहीं करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी को धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और जो धर्म और राजनीति को घालमेल करते हैं वो यहाँ की जो धर्मनिरपेक्ष हमारी परंपरा है, संस्कृति है, और जो संविधान की मंशा है, उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कई बार कहा भी है कि हमारा ये मुद्दा नहीं है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसका समाधान हो। तो समाधान तो पूरा देश चाह रहा है ना। जब समाधान पूरा देश चाह रहा है तो ये पूरे देश का मुद्दा है ना, एक झगड़ा है, एक इशू है, एक विवाद है। जी जी। तो इस विवाद का समाधान चाहिए। सर प्रशासन का आपको बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है, राजनीति से प्रशासन प्रभावित होता है, ये तो आप सब मानते होंगे। ऐसा कौन सा पैमाना होना चाहिए जो प्रशासन और राजनीति अपने अपने काम ईमानदारी से कर सकें? देखिए, मैंने कई बार कहा कि लोकतंत्र में राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जनता एक पार्टी को जनादेश देती है, उस जनादेश के आधार पर वो सरकार बनाता है, और सरकार किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, और सरकार की नीतियों को अधिकारी या प्रशासन क्रियान्वित करता है। तो एक ढंग से जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है उसकी नीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये भी दूसरी तरफ जानते हैं कि क्योंकि कानून का शासन है, संविधान का शासन है इस देश में, तो अगर किसी पार्टी को कुछ कार्य कराना है तो अपने सरकार के माध्यम से नीति बनाए, नीति बनाकर उसको क्रियान्वित करे। लेकिन कभी कभी शासन सत्ता में जो पार्टियां हैं वो उनको नियम, कानून, नीति, अधिनियम किसी से लेना देना नहीं, वो चाहते हैं कि अपना काम हो जाए। तो सिर्फ अपना अगर काम चाहेंगे तो प्रशासन पर दबाव डालेंगे, वहीं चीज़ें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को उस सीमा तक उनकी बात नहीं माननी चाहिए। और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों का भी दायित्व है जो पार्टी सत्ता में उसके साथ तालमेल करके चले। कई हमारे अधिकारी हैं, अरे साहब उनको इसी में हमने सुना बड़ा गर्व महसूस करते हैं, अरे साहब वो विधायक जी गए थे, हमने मना कर दिया मिलने से घर पर। अरे भाई क्यों मना कर, जनप्रतिनिधि है, हाँ। और साहब वो कलेक्टर साहब जो है वो घर पर नहीं मिलता। अरे भाई क्यों नहीं मिलोगे, आपको घर इसीलिए दिया गया है कि 24 घंटे आप उपलब्ध रहें। आपको सरकार इतना बड़ा बंगला दिया है, बिजली मुफ्त है, तमाम नौकर चाकर दिए हुए हैं, गाड़ी घोड़ा है, तमाम सुविधाएं हैं। सुविधाएं इसीलिए थोड़ी हैं कि आप अपने अहंकार को पालें, सुविधाएं इसलिए हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है, वो अपना नीति क्रियान्वित करती है। लोकसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए सर अभी प्रशासनिक फेरबदल हुआ, कई पार्टियों ने आरोप लगाया कि जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है दोबारा, वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा ने की है। आपकी पार्टी का मानना क्या है सर? ये देखिए, ऐसा है, ये तो बड़ी हास्यास्पद चीज़ है। जो भी विपक्ष में रहता है यही भाषा बोलता है कि
आरोप की जाति और फलाने कारण या चुनाव के कारण हुए हैं। जी जी। देखिए, कुछ अधिकारियों को 3 साल हो जाता है, इसलिए चेंज कर दिया जाता है, और जो पार्टी सत्ता में है उसको अधिकार है चेंज करने का, जो विपक्ष में है उसको आलोचना करने का अधिकार है। तो अब किस उद्देश्य से किए, उनके दिमाग में कैसे पता चले कि ये चुनाव के उद्देश्य से किए हैं? कौन सा ऐसा बैरोमीटर है, कौन सा ऐसा पैमाना है कि आप बता देंगे कि ये चुनाव के उद्देश्य से हुआ? यही आरोप तो जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है और चुनाव के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं, जब जब भी परिवर्तन होते हैं, यही आरोप लगता है। एक सवाल मेरे जहन में सर और आ रहा है, ये अंतिम सवाल हमारा है। ये सर, आपकी समाज में लगभग 18 पार्टियां हैं, तो फिर सम्यक पार्टी आखिर आप क्यों लेकर आई? दूसरी पार्टियों के लिए भी आपके पास ऑप्शन था। देखिए, ऐसा है, मेरा समाज भारतीय समाज है जी। उत्तर प्रदेश का समाज है, देश का समाज है। और अगर आप चूँकि मैं तपेंद्र शाक्य शब्द लिखता हूँ, शाक्य शब्द पर जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। मैं किसी जाति के लिए, किसी जातीय समाज के लिए पार्टी नहीं बनाया हूँ। समस्त जो भारतीय समाज है, अपना समाज है। ये अवश्य बात है कि जो 90% शोषित लोग हैं उनको हमारी पार्टी विशेष तवज्जो देगी, विशेष अवसर देगी, क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पीछे छूटे हुए हैं। आपकी सम्यक पार्टी ने जो भी कार्यकारिणी टीम तैयार की है, क्या उसमें सभी समुदायों को मिलाकर तैयार किया गया है खाका, या एक समाज को लेकर? देखिए, एक समाज को लेकर नहीं, इसमें सभी समाज के लोगों का स्वागत है। और शायद एक यही ऐसी पार्टी है जिसमें, जैसा मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता रहे। हो सकता है कल मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मैं शाक्य हूँ इसलिए टाइटल जुड़ा हुआ है शाक्य हूँ, कल हो सकता है मेरे कोई पाल बिरादरी का हो जाए, कोई यादव बिरादरी का हो जाए, कुर्मी बिरादरी का हो जाए, मुस्लिम हो जाए, उत्तर का हो जाए, दक्षिण का हो जाए, पूरब का हो जाए, पश्चिम कोई आदिवासी हो जाए। सबका स्वागत है इस पार्टी में, क्योंकि एक यही ये पार्टी है जो 90% की वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टी होगी और सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सर, हमारे जो वोटर हैं, हमारे देश के वोटर हैं, उन वोटरों के लिए आपका कोई संदेश? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जनता ही वास्तविक मालिक है जी। और MP MLA सभी प्रतिनिधि हैं। तो आपको 5 साल बाद जिसको पहले चुनकर भेजा था उसकी समीक्षा का भी अवसर है, और आपको ये अवसर है कि किस अपने अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर भेजें। तो मैं तो यही कहूँगा जनता को कि आप प्रधानमंत्री न चुनिए, आप अच्छे जनप्रतिनिधि चुनकर के अपने इलाके से भेजिए, और अच्छे हुए चुने हुए जनप्रतिनिधि जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो देश को अच्छे ढंग से चलाएंगे। अभी सर एक लेख छपा था एक अखबार में कि अमीर लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, गरीब वोट डालने जाते हैं। क्या ये वास्तविकता है या नहीं? ये तो बहुत कट सत्य है। इस देश के अमीर लोग MP हैं, MLA हैं और सब कुछ हैं, देश चला रहे हैं, लेकिन वोट देने नहीं जाते, ये तो सत्य है। और वोटर ज़्यादातर हमारी आम जनता है और जनप्रतिनिधि ज़्यादातर सब खास जनता तो है। ये सर चुनावी कैंपेन जो चलाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी चलाता है, स्कूलों में, विद्यालयों में ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं कि वोट दीजिए, वोट दीजिए। तो अमीर को आखिर पार्टियां क्यों नहीं बदल पाती हैं कि आप वोट देने के लिए लाइनों में लगी? भाई, इस देश में मुश्किल से 2-4% अमीर लोग हैं। अगर अमीर लोग नहीं भी वोट देने जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो खुद MP MLA हो गए, वो उनको चुनाव लड़ना है कि वोट देना है, और अपना वोट दे आएंगे। आप भी ले जाएंगे अपना ये TV और ये सब दिखने के लिए कि देखिए ये वोट दे आए। और ये सही बात है कि इस देश में देखिए लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर आदमी वोट डाले। वोट डालना चाहिए, और चुनाव आयोग भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करता है, प्रशासन भी प्रचार प्रसार करता है, और लोकतंत्र का यही तकाजा है, सबको वोट डालना चाहिए। लेकिन हर चुनाव में यही देखने को मिलता है कि एक ख़ास तबके के लोग, अरे कहाँ धूप में जाएं, कहाँ बाहर निकलें, लाइन लगाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ आप शहर के अच्छे अच्छे लोग लाइन लगा करके वोट डालें, शायद ये सीन। एक लाइन है सर, नोटबंदी के टाइम लगी थी, आपको शायद याद होगा। वो भी आम जनता की लगी थी, और ऐसे भी आम जनता की। कभी आपने देखा कि किसी लाइन में 50 ठो IAS अफसर लगे हों, PCS अफसर लगे हों, इंजीनियर लगे हों, डॉक्टर लगे हों, या विधायक जी लगे हों, या उनके परिवार के लोग लगे हों। सर, एक सरकार ने एक सिस्टम निकाला था कि प्राइमरी स्कूलों में सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, लेकिन हम अपनी पड़ताल में पाते हैं कि ऐसा नहीं है। क्या ये कागजी बनकर रह गया है?
देखिए, मैंने इसका अध्ययन तो नहीं किया है कि एक हाई कोर्ट ने आदेश किया था और जी। फिर शायद मेरी पता नहीं, जहाँ तक मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कुछ लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो स्थिति तो यह है कि सारे सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी अपने आप स्कूलों की दशा सुधर जाएगी। हमारा तो ये भी कहना है कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या जो भी ग्राम स्तरीय कर्मचारी जहाँ पोस्टेड हैं उसी स्कूल में उनको बच्चों को पढ़ने को अनिवार्य किया जाना चाहिए, और जो जिस क्षेत्र में हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो अपने आप सुधर जाएगी। जब एसडीएम साहब के, कलेक्टर साहब के, कमिश्नर साहब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो अपने आप दशा सुधरेगी। लेकिन इसको कैसे क्रियान्वित कर पाएंगे ये थोड़ा सा टेढ़ा कार्य है। सर एक चीज़ और है सर, आखिर ये जो पैमाना सरकार ने लगाया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बच्चे पढ़ें, आखिर राजनेताओं के बच्चे क्यों नहीं? पार्टी की कमेटी में जो भी राजनेता होते हैं उनके बच्चे आखिर स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, ऐसा है, संख्या ज़्यादा तो अधिकारियों और कर्मचारियों की ही है ना। नहीं सर, राजनेताओं की भी बहुत संख्या देश में है। नहीं, राजनेता इतने नहीं है। एक ज़िले में देख लीजिए तो मुश्किल से 20 राजनेता होंगे और सरकारी कर्मचारी होंगे कम से कम 10,000। तो जब 10,000 के बच्चे पढ़ने लगेंगे तो इतनी अच्छी शिक्षा हो जाएगी, नेताजी खुद ही भेजेंगे, उनके लिए अलग व्यवस्था की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और आज नेताजी के बच्चे भी सब शहरों के स्कूल में वहीं पढ़ रहे हैं जहाँ अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हो जाएगी तो सबके बच्चे वहीं पढ़ेंगे और सुविधा भी होगी। देखिए, बच्चा घर पर रहे, अच्छा खाना खाए, मम्मी पापा के देख रेख में हो, वहाँ का वातावरण, शुद्ध दूध, शुद्ध सब्जी, खाना पीना, और वहाँ का एक पारिवारिक जीवन में पलने का उसका सोशलाइजेशन होता है ना। जो गांव का बच्चा है वो गांव के माहौल में उसका सोशलाइजेशन होता है। अभी सर 13 रोस्टर पर जो विवाद चल रहा था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में तो मैंने YouTube पर अपनी वार्ता डाली थी, काफ़ी लोगों ने देखा भी। अब वो चूँकि फ़िलहाल तो उसको विराम मिल गया है क्योंकि सरकार ने उस पर अध्यादेश लागू कर दिया, तो अब वो व्यवस्था बदल गई है। 200 रोस्टर जो था सर, क्या वह सफल नहीं था? ऐसा है, 200 वाला रोस्टर ही सफल था, और जो पूरे संस्था का एक पद का एक साथ गणना करके 200 पॉइंट से आरक्षण का निर्धारण था, वास्तव में वही सही था, उसी के अनुसार होना चाहिए था। लेकिन इस देश में आप जानते हो जो कुछ विशेषाधिकार संपन्न लोग हैं, सामंत लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उनको कदाचित सूट नहीं कर रहा था वो, तो ज़बरदस्ती कोर्ट कचहरी जा कर के उसके संबंध में आदेश उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसी विवाद के कारण बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 10 साल से कायदे से नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और सब अतिथि वहाँ प्रवक्ता काम कर रहे हैं या इड़ाक पर काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं। तो जहाँ की उच्च शिक्षा व्यवस्था ही संविदा पर चल रही हो तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को कितनी इसके बारे में गंभीरता। अब हम सर आपसे विदा लेना चाहेंगे, अपनी वार्ता को हम यहाँ पर विराम देंगे। आप सुन रहे थे सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपेंद्र साकी जी को, और हम एक नई मुलाकात में आपके साथ एक नए राजनेता को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लगातार इसको शेयर करते रहें, क्योंकि चुनावी बाज़ार गर्म है और जनता जानना चाहती है कि आखिर राजनेताओं की दृष्टिकोण क्या है, आखिर राजनेताओं की रूपरेखा क्या उन्होंने बनाई है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, या उनके कोई कार्यकर्ता कौन कौन सी कार्यविधियों पर लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे पड़ताल के आंकड़ों को भी देखेंगे आप। मिशन ग्राम सभा जैसे हमारी बहुत खोजें चल रही हैं, हम देश की हकीकत को आपके सामने ला रहे हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। सभी दस्तक 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार।